students, now this is the last video. This is the last part of our chapter, the French Revolution. So today we will start with the topic, that is, did women have revolution? Here we will talk about women. So the first thing is that were women the active members? So yes, we have seen that women were the initially we saw that definitely women were the active members. ओके मतलब सोसाइटी में हमेशा वो एक्टिव रही थी, स्पेशली एट द टाइम जब वॉर के लिए जो है मेल मेंबर्स गए हुए थे, तब जो है विमेन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया था. एज दे मूव फॉरवर्ड दे केम आउट ऑफ द हाउस, स्टार्टेड वर्किंग आउटसाइड फॉर द लाइवलीहुड ऑफ देयर फैमिली, देयर किड्स, देयर पेरेंट्स. ओके, सो व्हाट हैपेंड, चूंकि वो एक्टिव मेंबर्स थे, सो व्हाट दे बिलीव्ड और व्हाट दे एक्सपेक्टेड कि उस किंग के टाइम में जो भी था उस टाइम पे दे वर ऑल्सो स्ट्रगलिंग, बट व्हाट दे एक्सपेक्टेड कि जब रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट आएगी, जब ये किंग का शासन हटेगा, तो डेफिनेटली हमारे लिए क्या हो गए, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किए जाएंगे. ओके, बट एज वी सो कि लेटर जब रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट आई उसके बाद भी विमेन की पोजीशन में, विमेन के जो है उसमें कुछ ज़्यादा किसी भी तरीके का इम्प्रूवमेंट नहीं किया गया, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट था कि दे डिड नॉट हैव राइट टू वोट. किसी भी तरीके का पॉलिटिकल राइट्स उनको नहीं दिया गया. ओके, एट द सेम टाइम कि जो वुमेन थी, मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर लिविंग. थर्ड स्टेट की जो वुमेन थी, दे हैड टू वर्क फॉर देयर लिविंग. ओके, लाइक दे वर्कड एज द फ्रूट सेलर्स, दैट लॉन्ड्रेसेस, देन दे वर ऑल्सो एम्प्लॉयड एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट इन द प्रॉस्परस फैमिलीज. ओके, मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन. बहुत से वुमेन को जो है एजुकेशन नहीं मिलता था, और मिलता भी था तो सिर्फ प्रॉस्परस क्लास की जो गर्ल्स थी उनको मिलता था. एंड ओनली आफ्टर एजुकेशन दे गॉट मैरिड अकॉर्डिंग टू देयर फैमिलीज चॉइस. देन एट द सेम टाइम जो वर्किंग वुमेन थी, एट द पैरेलली वर्किंग के साथ साथ उनको अपने फैमिली की भी केयर क्या है करनी होती थी. और एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है कि वो जो है उनके वेजेस जो थे कंपैरेटिवली मैन से वो क्या थे, मैन से वो बहुत ज़्यादा लो थे. मतलब किसी भी तरीके के जो बेनिफिट्स हैं वो वुमेन को नहीं मिले थे. रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट आने के बाद भी, मतलब 1791 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब भी, दैट्स व्हाई दे गॉट वेरी डिसअपॉइंटेड. What they did in order to discuss and voice their interest, they started making their own political clubs, okay, and newspapers also. About 60 women's clubs came up in different French societies. French society में बहुत सारे different लगभग 60 जो है clubs जो है women clubs उन्होंने अपने क्या किए, फॉर्म किए. बट वन थिंग, जो अर्ली ईयर्स था, शुरुआत में जब गवर्नमेंट आई थी तो कुछ जो ऐसे लॉज थे वो दिए गए थे जो इनके लिए बेनिफिटेड थे, लाइक द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स बनाए गए. दैन स्कूलिंग मेड कंपलसरी फॉर गर्ल्स, ये भी किया गया. एट द सेम टाइम जो है डिवोर्स वॉज मेड लीगल. डिवोर्स मेड लीगल का मतलब ये है कि मेल और फीमेल जो है अगर साथ में रहना नहीं चाहते, सो दे गेट सेपरेटेड, एंड ये दोनों को ही जो डिवोर्स है वो अप्लाई करने का राइट दिया गया, बोथ टू मेल एंड फीमेल. बट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मेरे ख्याल आई मीन नियर अबाउट 200 years in France, women had to struggle for their voting rights. लगभग आने वाले 200 साल में भी उनको जो है फ्रांस में विमेन को उनका वोटिंग राइट नहीं मिला. एंड फाइनली इन द ईयर 1946, मतलब लगभग 200 साल के बाद, विमेन गॉट राइट टू वोट. Even during the reign of terror, the new government issued law ordering closure of women's clubs. जो women club थे उनका भी जो है जब रेन ऑफ टेरर था, मतलब जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट आई थी, तो बहुत जो पॉलिटिकल क्लब्स थे उनको क्या कर दिया था, उन्होंने बैन कर दिया था. और पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी जो विमेन की थी क्या कर दी गई थी, उनको बैन. और अगर वो ऐसा करते थे तो दे वर अरेस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड ऑल्सो. Now our next topic is abolition of slavery. This is also a very important topic of your chapter, abolition of slavery. अब सबसे पहले slavery का मतलब क्या है? slavery मतलब गुलामी. तो अब फ्रांस में क्या होता था, फ्रांस में क्या था, फ्रांस में स्लेवरी होती थी. तो ये स्लेवरी कैसे होती थी? सो सबसे पहले लेट मी टेल यू, वन ऑफ द मोस्ट रिवॉल्यूशनरी जो डिसीजन थे या रिफॉर्म था, जो जैकोबिन क्लब जो रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट है वो लेके आई थी, वो थी एबोलिशन ऑफ स्लेवरी. अब यहाँ पे क्या था
कि फ्रांस में जो कुछ फ्रेंच कॉलोनीज थी, फ्रेंच कॉलोनीज का मतलब फ्रांस में क्या होता था, जो फ्रेंच कॉलोनीज थी, फ्रेंच कॉलोनीज मतलब कोई भी ऐसी कॉलोनी जिसने किसी और पे क्या कर रखा हो, कब्जा कर रखा हो। तो फ्रेंच कॉलोनीज मतलब फ्रेंच ने जिन जगहों पे कब्जा कर लिया था। तो कहाँ कहाँ कब्जा किया था, मैं 2-3 प्लेसेस बता रही हूँ जो यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो हियर वी विल टॉक अबाउट 2-3 कॉलोनीज लाइक मार्टिन क्यू, ओके, देन ग्वाडलो, ओके, देन ग्वाडलो, देन मार्टिन एंड सेंट डोमिंगो। ये 3 कॉलोनीज जो है इसकी हम बात कर रहे हैं। इसकी इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ ये जो पूरा ये जगह थी, ये तीनों फ्रेंच कॉलोनीज, दे वर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू। ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू मतलब यहाँ पर जो है शुगर का, टोबैको का, इंडिगो का और कॉफ़ी का, इनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता था इन कॉलोनीज में। बट कोई भी जो यूरोपियंस थे वो जो है यहाँ आकर काम नहीं करना चाहते थे। अब वाई डिड दे डिडंट वांट टू कम एंड वर्क देयर, बिकॉज कि पहले तो ये जो है इसका ये बहुत डिस्टेंट थी, ओके, बहुत दूर था ये प्लेस। सेकंड इज, अच्छा अब वन मोर थिंग लेट मी टेल यू कि ये कहाँ थी। सो दे वर नियर अमेरिकाज कैरेबियन द्वीप, ओके, अमेरिका में थी, कैरेबियन द्वीप के पास ये तीनों जो है फ्रेंच कॉलोनीज थी। तो यहाँ पे जो कि यूरोपियंस आके काम नहीं करना चाहते थे क्योंकि पहले तो डिस्टेंट थी, सेकंड इज कि ये लोग जो है बहुत अनफैमिलियर थे वहाँ के कल्चर से। सो एक ऑब्वियस सी बात है कि लोग जहाँ के फैमिलियर से कल्चर से फैमिलियर नहीं होते वहाँ पर जाके काम करने में यूजुअली इंटरेस्टेड नहीं होते। दैट्स वाई जो है फ्रांस में क्या होने लगी, क्या होती थी, स्लेवरी। अब ये स्लेवरी कौन सी थी, दैट वॉज कॉल्ड योर ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड। अब इनको यहाँ पे क्या करना था, ट्रेड करना था। तो इन्होंने किस तरीके की स्लेवरी स्टार्ट की, दैट वाज कॉल्ड योर ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड। ट्राइंगुलर क्यों, ये देखिए यहाँ पे क्या होता था, जो फ्रांस था ना, फ्रांस के कुछ लोग यहाँ फ्रांस से आते थे अफ्रीका में, ओके, और अफ्रीका में आके यहाँ स्लेव्स को खरीदते थे, गुलामों को खरीदते थे यहाँ पे। एंड उनको खरीदने के बाद उनको हथकड़ी वथकड़ी लगा के और उनको जो है शिप में बैठा के ले जाते थे। कहाँ ले जाते थे ये, दे ब्रॉट देम टू दिस फ्रेंच कॉलोनीज। यहाँ फ्रेंच कॉलोनीज ले जाते थे, यहाँ पे इनसे ये सारी चीज़ों का, टोबैको का, शुगर का, कॉफ़ी का प्रोडक्शन कराते थे। और चूंकि वो स्लेव थे उनको बहुत बड़ा ब्रूटल ट्रीटमेंट का भी सामना करना पड़ता था। एंड अगेन इन लोगों को लेके कहाँ जाते थे प्रोडक्शन की चीज़ों के साथ, अगेन दे वेंट टू फ्रांस। ये चीज़ें यहाँ से यहाँ पहुँचाते थे। दैट्स वाई इट वॉज कॉल्ड योर ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड। अब द थिंग इज दैट कि जब जनरल असेंबली आई, ठीक है, तो जनरल असेंबली ने इसको बैन क्यों नहीं किया, क्योंकि हमको पता है कि भाई ये तो क्या है, स्लेवरी जो है वो गलत है। फिर भी जनरल असेंबली ने क्यों नहीं किया, क्योंकि हमको पता है कि जनरल असेंबली में जो बिजनेसमैन थे, जो ट्रेड करते थे, वो एक एक्टिव मेंबर्स थे पहली बात तो। एंड वो जो थे दे चूज देयर लीडर्स। वो जो है इलेक्शन में उनका एक्टिव मेंबर्स का एक मेन रोल होता था। इसीलिए जो जनरल असेंबली थी ये इन जो ट्रेडर्स थे ना, जो बिजनेसमैन, इनको नाराज नहीं करना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने इस स्लेवरी को बंद नहीं किया। सो फाइनली फिर जब जैकोबिन गवर्नमेंट आई उसने एक बहुत बड़े रिफॉर्म किया। जैकोबिन गवर्नमेंट इन द सेंस रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट जब आई, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, देन ही बैंड द स्लेवरी, ओके। एंड ये जो स्लेवरी है ये नियर अबाउट 10 ईयर्स तक क्या रही, बैंड रही, कि इस तरीके का किसी भी तरीके का जो है स्लेव ट्रेड नहीं किया जाएगा। But after 10 years when Napoleon Bonaparte came into power, he became the emperor. Again he started this slave trade और slavery ही again started, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत ही कैपिटलिस्ट माइंड का जो था पर्सन था, जिसके लिए जो ट्रेड है, जो ट्रेड का फ्लरिश होना है वो क्या था, बहुत इम्पोर्टेंट था। So I hope you understood this abolition of slavery. Now we came to our last part of the chapter, that is the revolution and the everyday life. The revolution and everyday life. इसका मतलब ये है कि मोनार्क के अगेंस्ट जो रेवोल्यूशन किया गया था फ्रांस में, क्या उससे जो लोगों की एवरीडे लाइफ थी उसमें कुछ बदलाव आए थे? तो यस, डेफिनेटली आए थे। 1789 के बाद जो है बहुत से बदलाव आए थे, जो कि हमने देखा था कि बहुत सारे जो है राइट्स आए, जैसे राइट्स ऑफ
लाइफ आया था, देन फ्रीडम ऑफ स्पीच आया था, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो ऑल दिस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आया था. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रिफॉर्म आया था, जो चेंज आया था, वो था दैट वाज द एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप. सेंसर्ड होने का मतलब है कंट्रोल होना. ओके, सो व्हाट हैपेंड, जब किंग का था ना रेजिम, जब किंग का शासन था, तो जो प्रेस था, जो मीडिया था, वो सारा क्या था, सेंसर्ड था. वो पूरा सेंसर्ड था. सेंसर्ड था मतलब कि मीडिया में क्या आएगा, मैगजीन्स में क्या आएगा, न्यूज़पेपर्स में क्या आएगा, दैट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ किंग. और डेफिनेटली इसी कारण लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं था, कि भाई अगर वो कोई अपोज करना चाहते थे तो वो नहीं कर सकते थे, उस चीज पे क्या था, बैन था. बट व्हेन दिस गवर्नमेंट केम इन, लाइक आफ्टर 1789 में ये सब आता आता क्या हुआ कि जिन राइट्स की बात उन्होंने बताई थी, लाइक राइट ऑफ स्पीच, मीडिया को फ्रीडम, ये सारी चीज़ों को क्या हुए, ये एक्चुअल में एग्जिस्टेंस में आए. एंड न्यूज़पेपर्स को, पैम्पलेट्स को, ये क्या हो गए, फ्री हो गए. फ्री हो गए इन द सेंस कि इनको किसी से डरना नहीं था. अगर ये गवर्नमेंट के खिलाफ भी लिखना चाहते थे, सो दे गॉट राइट टू, लाइक राइट, दे हैड right to express their views even if it was against government also. Then they discussed even जो भी होता था वहाँ पे कोई डिस्कशंस उनको क्या थे, अलाउ थे. देन प्लेस करने का, ड्रामास करने का, इन सारी चीज़ों का क्या दिया गया, राइट्स दिया गया. Okay, so here we can say that this revolution in everyday life was there when the new government or when the revolutionary government came into existence. Now, in your book, the last part is given in the conclusion, and they told you about Napoleon Bonaparte here. So Napoleon Bonaparte, okay, he was a military dictator. कि जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को गिलोटिन कर दिया गया था, उसके बाद जो गवर्नमेंट आई थी नेपोलियन बोनापार्ट, उसके बाद जो मिडिल क्लास था वो थोड़ा सा पावर उसने सीज करने लगा था, और उसी बीच में जो है मिलिट्री डिक्टेटरशिप आई. एंड लाइक नेपोलियन बोनापार्ट केम एज अ लीडर. एंड देन व्हाट हैपेंड, नेपोलियन बोनापार्ट डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ फ्रांस इन 1804. 1804 में उसने अपने आप को क्या डिक्लेयर किया, नेपोलियन वहाँ का जो है एम्परर डिक्लेयर किया फ्रांस का. ओके, नाउ नेपोलियन बोनापार्ट जैसे ही बना, ही स्टार्टेड कॉन्करिंग नेबरिंग कंट्रीज, जो भी नेबरिंग प्लेसेस थे उनको उसने जो है कॉन्कर करना, जीतना शुरू किया. एंड स्टार्ट सेटलिंग डाउन हिज फैमिली मेंबर्स देयर. अब जो इम्पोर्टेंट बात है कि सबसे पहले तो मैंने आपको पहले भी बताया कि एक कैपिटलिस्ट माइंड का पर्सन था. ही वॉज अ कैपिटलिस्ट जो ट्रेड और को बहुत ही फ्लोरिश करने पे क्या करता था, बिलीव करता था. सेकेंड, उसने कोई बहुत इंपॉर्टेंट जो है कुछ लॉज भी इंट्रोड्यूस किए. वन मोर थिंग, ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप. एक लिबरेटर भी कहलाया, लिबरेटर एज वेल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप. उसको मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप भी कहते हैं. Okay, why so? Because he introduced many of the laws, like many important laws, like the uniform system of weight. यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट का इंट्रोडक्शन किया. मतलब कि पहले जो है ना कोई यूनिफॉर्म मतलब वेट करने का, चीज़ों को वजन करने का एक सा सिस्टम नहीं था वहाँ पर भी. मान लीजिए किसी ने पत्थर रखे और उसको लेके मेजरमेंट कर दिया, किसी ने कोई और चीज़ रखी उसको लेके क्या कर दिया कि मेजरमेंट कर दिया कि ये 1 kg है. बट उसने एक, जैसे हम कहते हैं बाट हो गए, ओके, ये तो उसने यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट लाया कि इतना ही जो है वो क्या है, 1 kg है. इस तरीके का एक साथ की सभी जगह जो वेट का सिस्टम होगा, सिस्टम ऑफ वेट होगा, वो कैसा होगा, एक सा होगा. ऑल्सो इंट्रोड्यूस डेसिमल सिस्टम को भी वहां पे वो एग्जिस्टेंस में लेके आया. तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लॉज जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट ने बनाए. और देन फाइनली इन द ईयर 1815 ही डिफीटेड द वॉर एट वाटरलू. वाटरलू की जंग जो है वो हार गया. So this was the conclusion in your book. Now I hope students, here we have finished with all the topics which is given in your chapter.
Okay, I hope you understood all the points which I taught you. But if still if there is any doubt, you can, or you are always welcome to ask the questions related to the chapter. Thank you so much.